भारतवर्ष का बजट सुबह 9:30 से लगातार नॉन स्टॉप कवरेज मनी 9 पर जारी है। बजट के अलग अलग पहलुओं को लेकर के दिन भर तमाम विशेषज्ञों के साथ हमने बातचीत की है और इसी चर्चा को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज के खास मेहमान जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उनसे रूबरू कराएं उससे पहले जरा हाइलाइट्स देख लीजिए बजट की। अगर आप शाम को घर पहुंचे हैं और अभी तक आपको देखने का मौका नहीं मिला तो इस बजट में क्या कुछ हुआ है, तो बाजार के लिहाज से थोड़ा झटका जरूर देखने को मिला। लेकिन जो है हमने देखा कि बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। और खबर ये थी कि जिस तरीके से ये देखिए मिशन परसेंटेज ऑयल सीड्स को लेकर के घोषणा की गई है कि इसके उत्पादन पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाएगी। इसके साथ साथ इसका जो राजनीतिक असर है वो ये होगा कि खाद्य महंगाई को लेकर के नियंत्रित करने में मजबूती मिलेगी। ये जो बड़ी खबर है इसकी वजह से आज बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में बढ़ोतरी की गई है, 15 से बढ़ा के 20 किया गया है। एफ&ओ पर एसटीटी को दोगुना कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। लॉन्ग टर्म को कर दिया गया है 10 से बढ़ा करके 12.5%। तो ये वो तमाम खबरें रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा झटका लगा। लेकिन नई टैक्स रिजीम में मिली है आपको राहत और वहाँ पर जो है थोड़ी रियायत जो है अवश्य बदली गई है। इसके अलावा सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके 6% करने का ऐलान किया गया है और उसके बाद से हमने सोने में बड़ी गिरावट देखी है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम में छूट है, पुरानी में कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो कि बजट के अंदर आज निकल करके आती हुई। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को लेकर के एक अच्छी खबर निकल के आई है। इसी तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं देश के, IndiaMart.com के, इंडिया रेटिंग्स के। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी नज़र में इस बजट को आप कैसे आंकेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ऐसे वक्त पे हैं जब केंद्र सरकार का इस जो एनडीए सरकार है उसकी गठबंधन का ये पहला बजट है। दूसरी बात, आने वाले समय विधानसभा चुनाव थे, खाद्य महंगाई लगातार परेशान कर रही है। ऐसे समय पे जब ये जो बजट आया है आप इसको कैसे पढ़ पा रहे हैं? देखिए, राजनीति और बाजार को एक किनारे रखते हुए जी अगर हम कल के दिन में जाएं, जो इकोनॉमिक सर्वे आया, तो इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनकी एडवाइस होती है कि अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं और उस अर्थव्यवस्था उन हालातों से किस तरह हम बाहर निकल सकते हैं, उसके बेस पे वो अपना एक सजेशन देते हैं। अभी तक हमने पिछले, अगर हम नज़र डालें कोई 30-35 साल से, जब से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, ज्यादातर ये हुआ है कि जो चीज इकोनॉमिक सर्वे में बोली गई उसमें से एक या दो सुझाव जी आपको बजट में देखने को मिलते हैं। परंतु ये पहली बार है जहां बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक सर्वे में बोली गई वो बजट में देखने को मिली। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला, स्किल के बारे में बोला, और सबसे बड़ा एक जो चीज है, चाहे वो बाजार से रिलेटेड है, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, F&O। हमने देखा, ने बोला, सेबी ने बोला, कल इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया और आज हमें वो बजट में देखने को। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके इस वित्त वर्ष में नहीं होंगी, परंतु वो अगले 4-5 साल में, क्योंकि किसी भी बजट में आप देखिए उसमें कई ऐसी घोषणाएं होती हैं, कुछ ऐसे वादे होते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो एक साल में पूरे नहीं होते, उनको पूरा होने में तकरीबन 2-3 और कई बार 5 साल भी लगते हैं। जैसे आप देखिए 90 के दशक से चला आ रहा है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP। वो प्रोग्राम 90 के दशक से अभी तक चलता आ रहा है। हर बारी उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है। जब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाती तो वो बजट स्पीच में नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि AIBP में कुछ नहीं हो रहा। परंतु जब आप डिटेल में जाके देखेंगे आपको दिखेगा कि ठीक है, पिछले साल तक अगर 50,000 करोड़ था, इस बार भी 50,000 करोड़ है या 51,000 करोड़। जब वो 50,000 से 60,000 या 65,000 होगा तो बजट घोषणा में आ जाएगा। बिल्कुल। तो अब देखिए इसमें क्या 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 समस्याएं थी। समस्या ये है कि एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन, ये बड़ी समस्याएं हैं जो इस समय हमारे अर्थव्यवस्था के सामने हैं।
अब लोग ये मानेंगे कि भाई हम लगातार 3 साल से 7% से अधिक पे बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो क्यों ग्रोथ की क्यों क्यों समस्या है? ग्रोथ की समस्या ये है कि आपने 3 साल में अच्छी ग्रोथ अचीव की, जी। पर क्या हम उस ग्रोथ को आगे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि 1 साल 2 साल अचीव करने में मेहनत लगती है, पर असली मेहनत लगती है उसको साल दर साल, अगले 5 मेंटेन साल करने 10 में। साल तक मेंटेन करना। दूसरा, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में परेशानी ये है कि इकोनॉमी ग्रो करती है पिछले साल 8.2%, पर हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों 4% पे ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति उस समय है जब 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल सरकार मुफ्त उपलब्ध करा रही है। उसके बावजूद हमारा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। अब देखिए, सरकार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी। फिस्कल डेफिसिट कम करना है, अगले साल 4.5 होना है। उसके बाद हमारा डेट लेवल हमारे बहुत ज्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन के लिए इसमें क्या है? जो ये तरीका अपनाया गया है, और वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा जी। कि उसका कितना असर हो रहा है। कि जो इंटर्नशिप वाली बात, बिल्कुल। स्किल्स बात गई, ये सब चीजें कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी बोली गई, हम्म। पर उसको एक जो हम कहते हैं अमली जामा जो है, वो आज के बजट ने पहनाया। अब उसके बाद वो आगे किस तरह से वो चीजें इवॉल्व होती हैं और किस तरह, तो उसमें कुछ जो है वेतनभोगी लोगों को इनकम टैक्स में वित्त मंत्री जी ने बताया कि एक आम इनकम टैक्स पेई को 17,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। जी। अब वो 17,500 का जो बेनिफिट है, उसमें से आप और हम लोग उसे थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे खपत में, हमारा वो सेविंग्स में जाएगा, परंतु जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका वो ज्यादा एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो कुछ वहां से कंजम्पशन को पुशअप मिलेगा। दूसरा, कंजम्पशन को ग्रोथ मिलेगा, पुश मिलेगा जो इंटर्नशिप वगैरह या कुछ एम्प्लॉयमेंट आपने वो किया कि भाई पहले महीने में अगर जो पहला रजिस्टर्ड एम्प्लॉय आता है ईपीएफओ में, उसके लिए आपने बेनिफिट दिया, तो उसका कुछ असर होगा, तो उससे कुछ कंजम्पशन को बढ़ोतरी मिलेगी। और जब तक कंजम्पशन को बढ़ोतरी नहीं मिलती, तब तक जो है एक प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कैपेक्स जो हम कहते हैं, उसको सस्टेन्ड ग्रोथ या उसको ऑल अक्रॉस कि सारे सेक्टर में ग्रो कर रहा है, वो तब तक नहीं होगा। इक्का दुक्का एक सेक्टर दो सेक्टर में चलता रहेगा। तो ये दोनों चीजें हो गई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की। एक बार कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हमारा पटरी पे आए, जी। तो उसके बाद हमें ग्रोथ भी पटरी में आने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिली, और वो हमारा अनुमान भी था, हमने कोई 1 महीने पहले इस चीज में ये बोला था कि जिस तरह से आरबीआई का डिविडेंड मिला है, जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रही है, और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा ये अनुमान था कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.9% होगा, और वही आया है। जी। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो सरकार ने जी। नॉमिनल जीडीपी का जो टारगेट रखा है 10.5%, हमारा ये मानना है कि साल के अंत में वो ग्रोथ जो है इससे ज्यादा होने के अनुमान है। और अगर हम पिछले कुछ वर्षों में नजर डालें, जी। तो सरकार का ये था कि जो उन्होंने बोला टैक्स कलेक्शन और ग्रोथ में, उससे बेटर अचीवमेंट आया है। तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी जी। रहती है, कुछ स्पेस रहता है कि आपको कुछ ऐसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आए, उसमें आप खर्चा कर सकते। जी। 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 सर, मतलब 7-8 सवालों की झड़ी में लेकर के आया था और आपने एक ही प्रश्न में सारी जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको समेट दिया। और आज थोड़ा सा बजट का दिन है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन डिटेल में आपसे हम बातचीत करेंगे, और निश्चित रूप से आपकी जो बातें होती हैं काफ़ी ज्ञानवर्धक होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।